नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 का पॉडकास्ट। इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं मनीष झा जी, हमारे सहयोगी, और तमाम मुद्दों पर हमें संक्षेप में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आज का सबसे बड़ा मुद्दा ये कि US के वाइस प्रेसिडेंट और सेकेंड लेडी भारत आए हुए हैं, JD वेंस और उषा। इनकी भारत यात्रा के क्या मायने हैं, ये बायलैटरल रिलेशंस या जियोपॉलिटिकल रिलेशंस जो हैं उससे इंडिया और US को कितना बढ़ावा मिलने की उम्मीद है? शुक्रिया दिव्या, एक बार फिर से मौका देने के लिए, और तमाम दर्शकों का शुक्रिया। पिछली बातचीत जो आपसे मैंने की थी और फिर जिस तरीके का रिस्पांस मिला था, तो वो हम मतलब काफ़ी उत्साहवर्धक है। हम जैसे रिपोर्टर के लिए जो युद्ध क्षेत्र में जाकर वहाँ से खबरें जुटा कर लाते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। जहाँ तक JD वेंस का मसला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बेहद महत्वपूर्ण विज़िट है। ये आम रेगुलर विज़िट नहीं है। पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर हल्के अंदाज में कहा जाए तो JD वेंस तो ससुराल आए हैं। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है दामाद की खातिरदारी, और वही हुआ भी। एयरपोर्ट्स पर आने का उनका विजुअल आप देखिए, तो जिस तरीके से उनके स्वागत के लिए सीनियर मोस्ट मिनिस्टर में से एक अश्विनी वैष्णव जी वहाँ पर थे, और उसके बाद फिर जिस तरीके से पारंपरिक तरीके से उन नाच गान के साथ मतलब एक कल्चरल टच देने की कोशिश की गई। तो दामाद आते हैं आपके घर में तो क्या करते हैं? में पधारे, बस तो वही अंगना में पधारे वाला चीज़ है। और मैं ये क्यों कहता हूँ, देखिए, होने के लिए तो कमला हैरिस भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो कितनी भारतीय रही होंगी कि 4 साल में कभी उनको भारत आने के लिए नहीं सोचा। वहीं ठीक इसके उलट अगर आप कहें, ये जो हमारे दामाद जी हैं, इनके साथ देखें तो ये बहुत हद तक बहुत सारे अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की तुलना में ज़्यादा बड़े भारतीय हैं। और दोनों ही लिहाज से ऑल क्रेडिट गोज टू हर हिज वाइफ उषा जी। वेजिटेरियन भी बना दिया उन्हें। हाँ, नहीं, वेजिटेरियन बना दिया। JD वेंस खुद भी ये कहते हैं कि उनके यहाँ तक की सफलता में वैसे तो हर व्यक्ति क्रेडिट देता है अपने घर की महिलाओं को, लेकिन JD वेंस ये खुलकर कहते हैं कि उषा वेंस का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि JD वेंस की कहानी खुद भी अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है जी। भारत में लाखों करोड़ों लोगों के लिए भी प्रेरणा की बात है। आप सोचिए कि एक गरीब परिवार, मतलब मदर मानसिक तौर पर एकदम विक्षिप्त वाली हालत में, फादर नहीं रहे, और फिर किस गरीबी में रहकर उन्होंने अपना जीवन काटा होगा। अमेरिका में भी गरीब रहता है, मैंने आपसे एक बार कहा भी था। और फिर उसके बाद जब वो आर्मी में गए तो आर्मी का डिसिप्लिन, और आर्मी में जाकर उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। फिर वो लौट कर आते हैं, फिर वो अपनी किताब लिखते हैं, किताब पॉपुलर हो जाती है, और फिर इस तरह से उनका पॉलिटिकल सफ़र है। लेकिन भारत आने के पर्सपेक्टिव में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, एक तो क्या कि बंदा बहुत गर्व के साथ अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस करता है, मतलब अपनी वाइफ को साथ लेके चलता है। 3 जो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे, मतलब एक बेटे का नाम इवान है, एक का नाम विवेक है, बेटी जो है उसका नाम मीरा है, मीराबेल। वो हमेशा बेटी को गोद में लेके और फिर वो जिस तरीके से चलता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अमूमन भारत में एक भावना बन गई है कि अगर आपके पास परिवार है तो मतलब आप जो है सो ऑनेस्ट पॉलिटिशियन नहीं होंगे, है ना। यहाँ पर है कि परिवार है तो फिर ज़्यादा जी। लेकिन आप देखिए ना भाई, अमेरिका में है वो प्रेसिडेंट ट्रंप अपने परिवार को खुद बड़े शान के साथ दिखाते हैं, JD वेंस शान के साथ दिखाते हैं। बल्कि अमेरिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आप बनने के लिए सोच भी नहीं सकते अगर आप फैमिली वैल्यू वाले, फैमिली टाइप के आदमी नहीं है। ये कितना अंतर है भारत और अमेरिका की सोच में, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जैसा आपने अभी मेंशन किया कि परिवार अगर ना हो तो भ्रष्ट नहीं होंगे, ज़्यादा करप्शन नहीं होगा और देश के लिए ज़्यादा हित में काम करेंगे, वरना सब कुछ अपने परिवार को या आने वाली पुश्तें, जो नेपोटिज्म की चेन है वो होगी। इस बात में सच्चाई भी है अगर भारत के संदर्भ में बात करें, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके लिए कहा जाता है कि उन्हें किसी के लिए भी आगे ना पैसा जोड़ना है ना वो नेपोटिज्म की चेन चलानी है। नहीं, देखिए, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन मैं हूँ, आप हैं, हम सब अपनी अपनी फैमिली के साथ हैं, तो क्या इसका मतलब हम भ्रष्ट हैं? हम भ्रष्ट नहीं है। तो ये कहना कि आप परिवारवादी, आपका परिवार है तो आप भ्रष्ट हैं, ये भी सही बात नहीं है। ये भी सच बात है कि दुनिया में
कुछ ऐसे मुल्क हैं मतलब भारत समेत जहाँ पर हमारे नेता लोग नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। मतलब एक बार बाप बन गया नेता, फिर उसका बेटा नेता बनेगा, फिर उसका पोता नेता बनेगा, या उसके उसके पूरे खानदान के लोग जो हैं उससे लाभ लेते रहते हैं। जी। तमाम तरह की है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, तो नेता क्यों नहीं बन सकता? है ना, ये भी एक लॉजिक है। तो पहली बात तो यह है कि परिवार होना पाप नहीं है ना, और गर्व से हम सब कह सकते हैं कि भाई, बल्कि परिवार होना बेसिकली आपको वो क्षमता देता है कि आप लोगों की ज़रूरतों को समझ सके, परिवार की ज़रूरतों को समझ सके, संवेदनाएं वो संवेदना है। कम से कम अमेरिकन कंसेप्ट तो यही है कि अगर आप मिडिल क्लास वैल्यू को देखते हैं, आपको याद होगा ट्रंप चुनाव के दरमियान मैकडी में गए थे। तो मैकडी में जाने का पर्पस क्या था कि मतलब अमेरिका की 90% लोग जो है सो मैकडी में जाकर वहाँ कुछ खाते हैं। तो वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि वो भी एक आम मिडिल क्लास की भावनाओं को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि जब इंडिया की पॉलिटिक्स में ये वाला सेंटिमेंट्स आएगा कि हाँ हम मिडिल क्लास को जाते हैं, वरना सच बात तो ये है कि हमारे सांसद हों, विधायक हों, छोड़िए आपके यहाँ तो एक हमारे यहाँ अगर एक पार्षद कोई बन जाता है तो उसके बाद ही फिर वो अमेरिका के सबसे रिचेस्ट लोगों जैसा हो जाता है। यहाँ तो वो चाचा विधायक है, हमारे वाली जो लाइन है वही कि तू मुझे जानता नहीं कि कौन है और कौन है, तो मेरे चाचा विधायक है। लेकिन अमेरिका में ये है, अमेरिका में है कि भाई अगर कोई राष्ट्रपति का कैंडिडेट है, गवर्नर का कैंडिडेट है, उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट है, तो अगर वो फैमिली वाला है, मतलब हस्बैंड वाइफ, उसके बच्चे और साथ में मतलब डॉगी भी है ना, तभी पिक्चर कंप्लीट होगा, और वो उसको मानते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अमेरिका में सब लोग ईमानदार हैं, या इसका मतलब ये भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी थोड़ी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, इसके बावजूद कि हर परिवार वाला भ्रष्ट नहीं होता है। जी। जेडी वेंस की जैसे हम बात कर रहे थे, वो सबसे यंग वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, तकरीबन 40 साल के हैं वो, और बहुत हार्डलाइनर एक टैग मिल गया है उनको, और कहा जाता है कि ट्रम्प के बहुत बड़े डिवोटी हैं, ट्रम्प से ज़्यादा बड़ा वो किसी को समझते नहीं है, और उनकी पूरी जो एक शैली है उस पर चलते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 40 साल में जब आप अमेरिका का उपराष्ट्रपति बन जाए ना, तब वो ज़मीन पे चल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है ना। आप सोचिए कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति होकर बंदे की एज क्या है, तो 40 साल, मतलब हम सबको जलन हो सकती है उससे कि मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि उनके जीवन में काफ़ी संघर्ष रहा है, और वहाँ से वो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और आज भी मतलब एक तरफ वो आइडियोलॉजी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कंजर्वेटिव हैं, है ना, या कट्टर हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एज ए पर्सनैलिटी, कम से कम जो पब्लिक अपीयरेंस आता है, जिस तरह के वो फादर हैं, मान लीजिए अपने बच्चों को के साथ जिस तरह से वो डील करता है, जिस तरह वो अपनी वाइफ को डील करता है, तो वो कहता है ना कि किसी आदमी की पर्सनैलिटी बता देती है। तो वो जेडी वेंस की एक अलग पर्सनैलिटी है। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि बंदा 40 साल में वाइस प्रेसिडेंट बन गया है, अभी तो पूरी उम्र बाकी है, तो आप सोचिए उसका पॉलिटिकल करियर कैसा होगा। इसीलिए भी मैं कहता हूं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारत आना, खास करके उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो सेकंड विजिट में ही वो भारत आ गया, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। वैसे भी जेडी वेंस जाने जाते हैं बहुत ही स्पष्टवादी तौर पे। आपको याद होगा कि फर्स्ट विजिट में यूरोप में जाकर कैसे यूरोप की ऐसी तैसी करके गए, ज़ेलेंस्की को जो कमेंट किया, लोग कहते हैं, और मुझे लगता है भारत के भी कई लोग उन्हें इस चीज़ के लिए नापसंद करने लगे थे कि इन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे दिया, या इस तरीके से ज़ेलेंस्की से क्यों बोला। हाँ, मतलब ये तो बात साफ है कि उस दिन ट्रंप और ज़ेलेंस्की का नॉर्मल बातचीत चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से ये बीच में कूदे और फिर उसके बाद सिचुएशन ही चेंज हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति की वैसे बहुत लिमिटेड भूमिका होती है, लेकिन जेडी वेंस के केस में ऐसा नहीं है। इसको प्रमोट काफ़ी किया जा रहा है। अब इसको ट्रंप काफ़ी प्रमोट करते हैं, ट्रंप काफ़ी स्पेस देते हैं, वो पब्लिकली जब किसी हेड ऑफ स्टेट से बात करते हैं तो इनको मौका देते हैं, ये इंटरफेयर करते हैं, और बहुत हद तक बहुत सारे मामलों में बहुत डिसीजन लेते हैं। अब मसलन कि पिछले दिनों जब ये बात आई थी कि इजराइल जो है वो ईरान पर अटैक करे या ना करे, और इसको लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग आ रही थी, तो कहा जाता है कि जेडी वेंस इस बात में थे कि नहीं हमें पहले बातचीत करनी चाहिए। तो वो एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा था। कहने का मतलब यह है कि जेडी वेंस यूएस पॉलिटिक्स में एक अहम भूमिका में हैं और आने वाले समय में भी दिखाई देंगे। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वाइट हाउस में वैसे तो जो भी व्यक्ति बैठता है पिछले
कुछ दशक का ट्रेंड देख लें तो वो इंडिया को लेकर हमेशा मतलब प्रोग्रेसिव रहा है, लेकिन जेडी वेंस के तौर पर एक और आपको प्रो इंडियन लीडर मिला है, तो ये बात आप समझ सकते हैं अमेरिका में। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि उनकी जो वाइफ है वो इंडियन ओरिजिन की हैं और वो रूट से जुड़े हुए हैं इंडिया की, और ये उनका पर्सनल विजिट के तौर पर भी माना जा रहा है जिस तरीके से वो घूम रहे हैं। इस बार जो ट्रम्प की कैबिनेट है, ट्रम्प 2.0 की कैबिनेट है, उसमें बहुत सारे लोग भारतवंशी हैं। काश पटेल, तुलसी गबार्ड, इनको भी मैं कह दूंगी स्लाइटली, क्योंकि जैसा आपने कहा दामाद है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो सेंटिमेंट आया है, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतने भारतवंशी लोग प्रेसिडेंट की कैबिनेट का हिस्सा हों, तो इससे यूएस और इंडिया की जो एक पार्टनरशिप है उसमें क्या मतलब बड़ी चीज़ें निकल कर आ सकती हैं? देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका में जो भारतीय मूल के लोग हैं उसकी संख्या 45 से 50 लाख के करीब है, जो कि 1% के आसपास है अमेरिका की जनसंख्या का। लेकिन वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मतलब ज़्यादातर लोग गए जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे या हायर एजुकेशन के लिए गए, बहुत अच्छी नौकरी करके हैं। आज अमेरिका में आप टॉप 100 की कंपनियां देख लें, उसमें से 50% से ज़्यादा कंपनियों के CEO या जो टॉप पोजीशन पर हैं वो इंडियन मूल के लोग हैं। तो कहा ही जाता है कि अमेरिका में जितने भी हाई प्रोफाइल जॉब है वो सब इंडियंस के पास है। तो उस रूप में इंडियंस की बड़ी भूमिका है। 1% आबादी होने के बावजूद अमेरिका की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन है इंडियन ओरिजिन लोगों का, तो वो एक इम्पैक्ट है। संख्या भी कम है, क्योंकि आप देखेंगे अगर अमेरिका में मान लीजिए कि ब्लैक अमेरिकन है या फिर लैटिन अमेरिकन है, उसकी तुलना में अभी इंडियन अमेरिकन की संख्या कम है। तो डेमोक्रेसी के हिसाब से भले ना हो, लेकिन हाँ लेकिन वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है और उनके पास पैसा है, उनके पास रुतबा है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि विवेक रामास्वामी किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे और ट्रंप के सामने में वो थे जब रिपब्लिकन के उम्मीदवार बनने की बारी आई, या फिर उस लिहाज से आप कमला हैरिस को भी चुन के लिए। तो मुझे लगता है कि अब अमेरिका की आबो हवा से भारत को निकालना मुश्किल है। अब अमेरिका के में चाहे जिस भी पार्टी की शासन हो, और क्या पता कोई वो दिन भी दूर नहीं जब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन जाए, अगर ये सब कुछ होता रहा। क्योंकि भले ही हम नंबर में कम है, लेकिन अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का प्रभाव इतना ज़्यादा होता जा रहा है धीरे धीरे कि मुझे लगता है जूस कम्युनिटी के बाद इंडियन कम्युनिटी होगी जो अमेरिका में दूसरी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी बन रही है। जी, पहले भारत और यूएस का व्यापार मुझे लगता है 250 मिलियन के आसपास था। अब वो टारगेट लेकर आए हैं खबरों के मुताबिक कि 500 मिलियन इंडिया और यूएस के बीच का व्यापार करेंगे। इस वक्त इसकी स्थिति होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जैसा टैरिफ वॉर चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में। आपको याद होगा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे ना कि जब टैरिफ लगने दीजिए और उसका फ़ायदा इंडिया को मिलेगा। जी। और उस समय जब हमने ये कहा था तो लोगों को लगता था ये कैसे होगा, क्योंकि तभी ये चल ही रहा था कि टैरिफ किस दिशा में कैसे कैसे लगेगा। और अब बहुत हद तक चीज़ें साफ हो रही है कि देखिए, टैरिफ वॉर दरअसल पूरा डिज़ाइन ही किया गया है चीन को घेरने के लिए। और अभी तो टैरिफ है, इसके आगे भी चीज़ें लगनी है, सैंक्शन लगेंगे और फिर और भी बहुत सारे एक्शंस लिए जाएंगे चीन के खिलाफ। तो उसमें फेयर दिखने के लिए ट्रंप की तरफ से कोशिश की गई है कि बाकी मुल्कों पे, लेकिन बाकी मुल्कों पे 10% के आसपास है, ना के बराबर है, प्लस सबका ट्रेड नेगोशिएशन डील चल रहा है। तो आइडिया ये है कि जियोपॉलिटिकली चीन को अलग थलग किया जाए, बाकी लोगों को कहा जाए अगर आपको राहत लेनी है तो आप हमारे साथ आइए, जो क्वाइट फेयर इनफ है। लेकिन अल्टीमेटली सप्लाई चेन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको भारत जैसे एक मुल्क की ज़रूरत पड़ेगी जो जहाँ पर इतना सारा प्रोडक्शन हो सकता है और जहाँ से दुनिया को सप्लाई कर सकता है। तो अल्टीमेट गोल जो है वो यही है कि अमेरिका अपने हित में भारत को पार्टनर बनाकर लेकर चलेगा। और उसी का एविडेंस है कि आप ये देखिए, अमूमन ये भी कम होता है कि किसी देश में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति जा रहे हो और उसके उपराष्ट्रपति भी उसी देश में 2 महीने पहले जाएं, बहुत कम होता है, रेयरली होता है। और आप देखिए कि ट्रंप को आना है, ट्रंप के आने से पहले जेडी वेंस भी यहाँ पर आ रहे हैं। एलॉन मस्क ने भी कहा है कि वो भी इस साल क्या करते रहेंगे। तो कितने मुल्क ऐसे होंगे जहाँ पर अमेरिका की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है सो विजिट करने वाली है। तो ये साफ बताता है कि अमेरिका प्लान कर रहा है इंडिया को लेकर। लेकिन हाँ, मैं एक बात फिर कह दूँ कि हम यूक्रेन नहीं हैं।
अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि जैसे रूस के समय उसने यूक्रेन का इस्तेमाल किया वैसे चीन को लेकर वो भारत का इस्तेमाल करेगा, तो सॉरी अंकल सैम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जी, बहुत लोगों का ये भी एक सवाल है या उनके अंदर एक उम्मीद है कि अगला प्रेसिडेंट का चुनाव उषा लड़ सकती है। ये दिलचस्प बात है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि वाइट हाउस के पीछे में जो नदी है पोटोमैक रिवर, हालांकि ऊपर से देखने पर उसमें बहुत तेज पानी बहता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन अंदर में बहुत करंट है। तो अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी अंडर करंट बहुत ज़्यादा होता है। 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। देखिए अभी जेडी वेंस जीत कर आए हैं, अगली बार क्या होगा नहीं पता, लेकिन उषा वेंस को लेकर तो ट्रंप ने खुद कहा कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से कि आपसे ज़्यादा तो आपकी बीबी स्मार्ट है। मतलब मैंने उनको देखा होता है पहले, तो क्या पता, हो सकता है। वैसे मेरी वाइफ एक अभी आपको OTT पर एक मूवी आई है G20 के नाम से, उसमें एक अफ्रीकन मूल की जो महिला है वो प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की। तो मेरी वाइफ ने कहा कि सिर्फ मूवी में जो है अमेरिका महिला राष्ट्रपति चुनता है ना। तो भले ही अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र होने का अपने को दावा करता हो, लेकिन सच यही है कि अमेरिका या अमेरिकी लोगों को अभी उस मानसिकता तक आने में टाइम लगेगा जब वो अपने कमांडर इन चीफ या फर्स्ट सिटीजन के तौर पर या अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर एक महिला को ये जिम्मेदारी देंगे। चांस था, कमला हैरिस में नहीं हुआ, जब हो जाए तो। जी वही मैं कह रही थी कि आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि कमला हैरिस और ट्रम्प के बीच में जब ये रेस थी तो बहुत सारे कमेंट ये आए थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन यूएस में कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं बनेगी। यही बताता है कि उनकी सोच कितनी, मतलब आप कहिए पिछड़ेपन वाली सोच है। और आप भारत से तुलना करिए तो देखिए भारत ने 70 के दशक में हमने अपना प्रधानमंत्री दे दिया था, महिला प्रधानमंत्री दिया, उसके बाद से दो महिला राष्ट्रपति हमने दिया। तो हमें इनसे सीखने की जरूरत नहीं है कि महिला अधिकारों को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अमेरिका पर हमेशा दुनिया भर से ये बात कही जाती है कि आपको हिम्मत नहीं है कि आप एक महिला राष्ट्रपति चुन सकते हैं। देखिए अदरवाइज ऐसी बात नहीं है कि उनके पास लीडरशिप की कमी नहीं थी। हिलेरी क्लिंटन एक अच्छी लीडर रही थी, कमला हैरिस अगेन फिर वाइस प्रेसिडेंट रही थी, मिशेल ओबामा को लेकर भी काफ़ी चर्चा रही थी उस समय, और अब तो उषा वेंस भी दावेदार के तौर पर हैं। मतलब कहने का मतलब, लेकिन अगर ये रेस उषा वेंस जीत जाती है और हो सकता है हाइपोथेटिकली अगर वो बन जाए प्रेसिडेंट, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो टैलेंटेड तो हैं, वो टैलेंटेड हैं, और देखिए कम से कम 140 करोड़ लोग जो भारतीय लोग हैं यही दुआ करेंगे। और इसलिए हम सब कहते हैं कि जब उषा और जेडी वेंस भारत आए तो ये लग रहा है कि जैसे वो अपने मायके आई हैं और उनके बच्चे जो है अपने असली नाना नानी के घर आए हैं। जी वाह। तो हमने तमाम आई थिंक मुद्दों की चर्चा कर ली इनकी एक यात्रा पर। तो इसको ये मान लिया जाए कि ये भारत और यूएस के एक पार्टनरशिप के तौर पर अहम तो है ही, साथ ही उनका बड़ा ही एक पर्सनल विजिट है। और भारत को बस खुश होना चाहिए कि उनके दामाद आए हैं पहली दफ़ा और खुश होकर जाएं यहाँ से। देखिए मतलब लोग कह रहे हैं कि ये पर्सनल विजिट है, बट इसको केवल पर्सनल विजिट करके हम खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत अमेरिकन डिप्लोमेसी के मामले में ये उनका स्टाइल होता है कि हम पर्सनल विजिट करके आए, लेकिन वो अपने टारगेट से पीछे नहीं रहते हैं। तो इसीलिए भारत और अमेरिका के बीच इस विजिट के दरमियान भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। फिर प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनकी बातचीत हो या फिर तमाम दूसरे और मीटिंग भी देखें। अगर आप, बात सीधी सी है कि देखिए भारत को अमेरिका अपना पार्टनर मानता है, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते दिनों दिन मजबूत होते जा रहे हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिपब्लिकन जीते या डेमोक्रेट जीते, लेकिन इन सब के बावजूद भी असली बात यह है कि 80% मामलों में जहां पर हम दोनों देशों के बीच में सहमति है, वहीं 20% ऐसे मामले हैं जिस पर बहुत कुछ तय होना बाकी है। लेकिन मान लीजिए H1B वीज़ा का मसला हो, डिपोर्टेशन का मसला हो, छात्रों के वीज़ा का मसला हो, या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का हो, या वेपन डील का हो, ये सब एक तरफ है। दूसरी तरफ है कि एक बड़े पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो वही मैंने कहा कि भारत को अगर चीन के खिलाफ हथियार के तौर पर अमेरिका इस्तेमाल करने की बात सोचता है, तो मतलब हम भारत वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। हम दुनिया को चढ़ाने की बात करते हैं ना, तो
अभी अमेरिका को सोचना उससे पड़ेगा। बेहतर हाँ, डिप्लोमेसी भारत जानता है जी। तो सीधी सी बात है, देखिए कि हम कहने का मतलब हम ना यूक्रेन बनेंगे ना हम ब्रिटेन बनेंगे, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। अब अमेरिका इसको कितना बर्दाश्त करेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन फिर वही बात है कि जिस तरीके से देखिए, जब रूस के साथ अमेरिका की लड़ाई हुई तो हमने कहा कि रूस हमारा दोस्त है, हम रूस का साथ नहीं छोड़ेंगे, और अमेरिका ने इसको कंसिडर किया। लेकिन जब चीन के साथ अमेरिका की लड़ाई होगी, जो कि धीरे धीरे बढ़ ही रही है, टैरिफ वॉर से कब रियल वॉर में बदले, तो उस समय आप क्या कहेंगे, है ना? आप ये तो कहेंगे नहीं कि चीन हमारा दोस्त है, चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन तब अगर आप ये कहेंगे कि मैं चीन से लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा, तो फिर अमेरिका भी आपसे पूछ रहा है कि फिर क्वाड किस लिए बनाए हो, फिर कल के दिन में तुम्हारी परेशानी होगी तो कौन देखेगा? लेकिन फिर वही वाली बात है कि हम किसी के चढ़ाई पे नहीं चढ़ जाएंगे। तो ये एक्चुअली में बहुत ही क्रूशियल है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि चाइना को लेकर यूएस और अमेरिका इंडिया जो है वो किस तरह से खुद आपस में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाता है। जी, इस पर हम आगे और संक्षेप में चर्चा करेंगे। इस वक्त मैं चाहती हूँ कि वो जो तमाम पॉइंटर्स हैं जो यूएस और भारत के बीच में जो वार्ता का हिस्सा होंगे, जैसा आपने कहा कि H1B वीज़ा, टेक्नोलॉजी, डिफेंस डील, एक बार अगर आप बस पॉइंटर्स जनता को बता दें कि ये मुद्दों पर चर्चा होगी या हो सकती है। सबसे पहले तो अगर आप मौका दें तो हम अपने दर्शकों को एक क्लैरिफिकेशन दे दें। आप खूब सुनते होंगे कि भारतीय छात्रों का वीज़ा कैंसिल हो गया, आधे भारतीय छात्रों का वीज़ा कैंसिल हो गया। उसके आंकड़े को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। देखिए, अमेरिका में कुल भारत के 3,30,000 से अधिक भारतीय छात्र इस वक्त पढ़ रहे हैं। उसमें से अमेरिका में 500 के करीब भारतीयों का वीज़ा कैंसिल हुआ है पिछले कुछ दिनों में। लगभग 11-1200 टोटल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अमेरिका ने अभी वीज़ा कैंसिल किया है, और जिसके पीछे जो उनका रीज़न बताया गया है उसमें सबसे बड़ा रीज़न है कि आप फ़िलिस्तीन के समर्थन में अगर प्रोटेस्ट में शामिल थे तो उसके आधार पे आइडेंटिफाई कर करके भेजा गया है। तो जो हमारे बच्चे हैं, मतलब 500 के करीब जो बच्चे हैं, उनको जो वहाँ से वीज़ा कैंसिल होने की बात आई है, तो अब फ़िलिस्तीन के नाम के लिए आप वहाँ समर्थन कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, इसके बावजूद कि भारत सरकार लगातार बात कर रही है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आप सोचिए कि भारत में कोई विदेशी छात्र आके और वो जंतर मंतर पर किसी तीसरे मुल्क के लिए प्रोटेस्ट करेगा, कानून व्यवस्था का प्रश्न उठेगा, तो आप बर्दाश्त करेंगे क्या? जी, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनका मुद्दा उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए, लेकिन कहना है कि अगर आप वहाँ पर पॉलिटिकल मूवमेंट में भाग लेते हैं तो ये एंड ऑफ द डे ये उस देश का अधिकार है कि वो फैसला ले। ये हम भी करते हैं, दुनिया का हर मुल्क करता है। तो एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है कि फिर अमेरिका ने अभी वीज़ा पॉलिसी में सख्ती लाई है, तो उसकी वजह से वो देख रहे हैं कि ठीक है, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना, अब ठीक है, यहाँ कानपुर में चलता है कि आप गुटखा खा के थूकते चलें, लेकिन कल के दिन में वो गुटखा खा के थूकने के चक्कर में अगर आपका वीज़ा वहाँ कैंसिल कर देगा तो उसके लिए भारत सरकार कितना लड़ती रहेगी? सही बात है ना। तो बहुत से ऐसे जेन्युइन कारण भी है। तो आप इसको इंडिया बैशिंग मत समझें, आप ये समझें कि यूएस सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके वहाँ कुछ लोगों पर एक्शन ले रही है। चूँकि भारतीय छात्रों की संख्या एक बड़ी तादाद में है, इसीलिए 11-1200 जो कुल स्टूडेंट्स के खिलाफ अभी एक्शन लिया गया, उसमें 400-500 के करीब इंडियन स्टूडेंट्स हैं, और मेजॉरिटी में उनका कारण है फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन वाले मामले में प्रोटेस्ट करना। हार्वर्ड में की भी तो फंडिंग जी, वही हार्वर्ड और वो सब का जो मसला है। तो एक तो ये है, लेकिन प्रचारित इसको ऐसे किया जा रहा है जैसे कि भारतीय छात्रों को चुन चुन कर जो है वो वीज़ा कैंसिल करके भेजा जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि दर्शक ये जानकर खुश होंगे कि असलियत क्या है। दूसरी बात आती है कि हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं, देखिए हमारा प्रमुख मुद्दा है H1B वीज़ा को लेकर लीजिए, वो सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि हमारे जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पर काम करने गए हैं, और H1B का ज़्यादा, और ग्रीन कार्ड की हालत ये है कि लगभग इंडिया से जो लोग गए हैं और ग्रीन कार्ड की वेटिंग लगभग 150 साल की वेटिंग है। तो ये अपने आप में एक एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। तो उसको लेकर भारत सरकार अमेरिकी सरकार से कह रही है कि आप सुधार करिए। H1B वीज़ा का जो मुद्दा है उसमें एलॉन मस्क या दूसरी बड़ी कंपनियों का मानना यह है कि बड़े बड़े लोगों का मानना है कि H1B वीज़ा में आपको इंडियन प्रोफेशनल्स को तरजीह देनी होगी। देखिए, अगर हम यूएस को अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है तो आपको इंडियन चाहिए, इंडियन ब्रेन चाहिए। तो आपको फिर H1B वीज़ा और उससे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो फैसिलिटेट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी की बात है तो हम कई तरह के हथियार खरीद रहे हैं अमेरिका से, और कई तरीके के हथियार वो हमको बेचना चाहते हैं। मसलन
अब यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि F-35 की डील हम करें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम F-35 की डील करेंगे तो हम पहले देखेंगे कि वो हमारे लिए फ़ायदे का सौदा होगा या नहीं होगा। लोग ये भी कहते हैं कि F-35 अमेरिका किसी मुल्क को देता है, लेकिन कब उसका इस्तेमाल होना है वो भी तय अमेरिका करता है। तो हम इस कंडीशन पे नहीं खरीदने वाले हैं। तभी हमने देखा कि अभी भी भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदा हमने, तो हम तो बल्कि ये इस रूप में खरीद रहे हैं जैसे रूस ने प्रपोजल दिया है कि अगर आप हमारा Su-57 खरीदते हो, जो उनका एडवांस फाइटर जेट है और F-35 के बराबर का है, तो उन्होंने कहा कि आप चाहो तो उसका प्रोडक्शन हम इंडिया में ही करेंगे, है ना। तो अगर मेक इन इंडिया के तहत जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया गया था, राइट, तो उस तरह से अगर वो Su-57, तो जो बेटर डील हमें देगा हम उसकी तरफ जाएंगे। हम केवल F-35 की तरफ क्यों चले जाएंगे, खाली वो मार्केट में कहा हुआ है। तो और फिर अभी F-35 को परफॉर्म करना भी बाकी है, लेकिन बाकी लोग देख रहे हैं, राफेल का देख रहे हैं या फिर Su-57 का देख रहे हैं, तो वो एक चीज़ है। इसके अलावा MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन का मसला है जिसको हम खरीद रहे हैं, लेकिन अब तो मैं ये भी कहता हूँ कि इतना हाई तौबा मचाया था अमेरिका ने कि अरे भाई हम आपको इतना एडवांस देता है, उसको हुतियों ने मार गिराया है, 20-22 तो उन्होंने मार गिराए, तो वो भी एक सोचने वाली बात है। तो लेकिन तब यह है कि हम दो चीज़ें हैं, भारत सरकार ने तय किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खुद बनाएं, तो पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ है कि हम डिफेंस में किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं कि ताकि कल के दिन में वो हमें ब्लैकमेल करे, जब हमें ज़रूरत होगा उस समय कहेगा कि नहीं हम आपको नहीं देंगे। तो हम इसीलिए अलग अलग मुल्कों से अलग अलग तरह के हथियार को खरीद के और अपनी सेना में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव में मैं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें अमेरिका से मंगाने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो दूसरी और चीज़ें हैं कि मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ से हम गैस खरीदते हैं, तेल लेते हैं। अब आप सैंक्शन लगा दोगे तो हमें डील करने के लिए कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा। अगर हम रूस से डील कर रहे हैं या ईरान से डील कर रहे हैं, इराक से तेल मंगा रहे हैं या वेनेजुएला से कहीं से, देखिए इंडिया एक बड़ा मुल्क है, हमारे पास हमें तेल की बहुत ज़रूरत है। अब वहाँ पे हम कुछ उपाय करेंगे और यूएस वाला रोना शुरू कर देता है बच्चों की तरह कि हमारा डॉलर ख़राब हो रहा है, हमारा डॉलर ख़राब हो रहा है। तो ये यूएस की पॉलिसी का असर है, यूएस को अपनी पॉलिसी सुधार करनी पड़ेगी। तो ये सब तमाम तरह की बातें हैं जिस पर होना है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि इन सब के बावजूद भारत और अमेरिका का व्यापार बढ़ रहा है। लक्ष्य $500 बिलियन पहुंचने का है और वो मुझे लगता है पहुंच भी जाएंगे ये लोग, आज जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अगर चीन के खिलाफ इस तरह की कड़ाई अपनाता रहता है अमेरिका, तो थोड़ा जल्दी ही पहुंचेंगे हम टारगेट पर। जी, अब चीन का जिक्र हो गया है तो एक बार इस पर भी डिटेल में बात कर ली जाए कि हालिया कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि अब जो चाइना है वो इंडिया की मतलब दोनों तरफ से बल्ले बल्ले तो है ही, लेकिन अब जो चाइना है वो भी भारत से ज़्यादा ट्रेड अपना बढ़ाएगा। यहाँ के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या जो यहाँ की कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं जो टेक्सटाइल पर काम करती हैं, वो वहाँ उनको डायरेक्ट ऑर्डर दे सकती हैं। ऑथेंटिक वेबसाइट्स रिलीज़ हुई हैं और आपको बल्क में वो सामान आ सकता है, फिर आप यहाँ से जो मर्ज़ी है वो करो, आप यहाँ से US भेजो या कहीं और भेजो। देखिए, ये वाकई दिलचस्प है और मैं इसको इस रूप में कहता हूँ कि अचानक ड्रैगन को हाथी की याद आई जब वो बाज के चंगुल में फंस गया। तो हुआ यह है कि चीन को समझ में आ रहा है कि अब अमेरिका से उनकी टक्कर आगे जंग में तब्दील होने वाली है, तो ऐसे में वो आसपास के मुल्क में एक बहुत सही स्ट्रेटेजी के साथ अपने अलायंस को डेवलप कर रहा। आप देखिए कि चीन के राष्ट्रपति किस तरीके से किन किन मुल्कों का दौरा कर रहे हैं जी, लगातार दौरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो भारत को अपने साथ रखना चाहता है। इस वक्त अमेरिका भी चाहता है भारत हमारे साथ हो जाए, चीन भी चाहता है कि भारत हमारे साथ हो, रूस के साथ तो खैर हम हैं ही। लेकिन क्या है ना कि हमें फूक कर कदम रखने की ज़रूरत है इस वक्त। देखिए, ये बात सही है कि अभी हमें तुरंत फ़ायदा मिल जाएगा अगर आप चीन के साथ व्यापार कर लोगे। तो इस वक्त हमें लालच में अगर हम आ गए तो हम लॉन्ग टर्म में फंस सकते हैं। एक हिंदी मूवी थी सरकार, उसमें डायलॉग है कि नज़दीक का फ़ायदा देखने से पहले आपको दूर का नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। तो आप मुझे लगता है ये भारत पर भी लागू होता है कि आप तात्कालिक लाभ मत लें, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ही आप चीन को काउंटर कर सकते हैं। हिंदी चीनी भाई नहीं हो सकता है, ये बात हमने पिछले पॉडकास्ट में भी डिटेल में की थी जी। ये बात हम सबको मानने की ज़रूरत है और उसी हिसाब से आगे बढ़ने की ज़रूरत है जी। तो मुझे लगता है कि भारत लेगा सोच समझ के फैसले, क्योंकि
बांग्लादेश में जिस तरीके का टेरिफ है, वियतनाम में सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लेकिन अगर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए भारत फोर्सफुली अगर अपनी इंडस्ट्री क्रिएट करे और अपने लेबर्स का इस्तेमाल करे, ये भारत के लिए क्या बेहतर? बिल्कुल, देखिए ये सही मौका है। वो आप कहते हैं ना, आपदा में अवसर हो या फिर आप ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, ये सबसे सही मौका है जब वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह से मतलब एडजस्टमेंट चल रहे हैं। उस एडजस्टमेंट के दरमियान जिसने एक बार, देखिए ये कुछ वही है जैसे हम और आप स्कूल में खेलते थे कि कुर्सी पे बैठने वाला, कि एक गेम होता था कि कौन कुर्सी पे बैठ सकता है। तो सप्लाई चेन में आप अपनी पोजीशन देख लीजिए, आप अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए। और हम पहले ही पीछे छूट चुके हैं, एक बार हम छूट चुके हैं सप्लाई चेन में पीछे। इस वक्त सही मौका है जब चीन को काउंटर करने की तैयारी हो रही है। तो उस वक्त मुझे लगता है कि भारत में अभी तमाम जो दूसरे और मुद्दे हैं उन सब से ध्यान हटाकर हमें ये फोकस करने की ज़रूरत है कि हम इस अवसर का कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ उठा सकें। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो फिर हम आने वाला समय भारत के लिए। लेकिन इसके ठीक उल्टा अगर हम इसमें चूक गए, हम अपने घरेलू राजनीति में फंस गए, हम अनाप शनाप के मुद्दों में फंस गए और हमने अगर इस मौके को खो दिया, तो फिर हम सर पीटते रहेंगे कि हमारे पास एक मौका था और वो हमने गंवा दिया। क्योंकि इससे बेहतर मौका फिर अगले 50 साल में कभी नहीं आएगा जो अभी आ रहा है। जी, थैंक यू सो मच मनीष जी। आपने फिर एक अलग पर्सपेक्टिव में और बहुत सरल शब्दों में हमें, मुझसे लेकर हमारी पूरी ऑडियंस को आपने समझाया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।